नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। क्या इजराइल और हमास की जंग तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी? ये सवाल अब पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है और इसका जवाब बहुत डरावना है। अमेरिका के अरबपति और निवेश कंपनी ब्रिजवाटर के संस्थापक रे डेलियो कह रहे हैं कि 50% चांस है कि इजराइल और हमास की जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है। ब्रिटेन के इतिहासकार नियाल फर्ग्यूसन भी तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। तीसरा विश्व युद्ध इजराइल और अरब देशों से ही शुरू होगा, ये दावा पहली बार कनाडा की नौसेना के एक पूर्व कमांडर ने 1955 में किया था। उसके बाद एक साल बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने यह भी माना कि अरब और इजराइल की लड़ाई ही तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी। क्या वो संकट अब सिर पर आ चुका है? क्या सब कुछ अमेरिका की एक सीक्रेट सोसाइटी के नेता के 152 साल पुराने प्लान के मुताबिक हो रहा है? क्या है 3 वर्ल्ड वॉर प्लान का रहस्य जिस पर अमेरिका चुप है और ब्रिटेन कल्पना बताकर खारिज कर रहा है? इसी पर है हमारी टेली सीरीज तीसरी कसम, वर्ल्ड एट वॉर, जिसके पहले एपिसोड में देखिए संहार, द लास्ट बैटल। जो जंग इजरायली सेना और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच शुरू हुई, उसकी आंच और बारूदी गंध लेबनान, सीरिया, ईरान और इराक तक फैल चुकी है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी नौसेना के 2000 कमांडो जंग के मैदान में हैं और फिलिस्तीन की हमदर्दी में अरब देशों के उग्रवादी समूह आग उगल रहे हैं। इजराइल बनाम अरब, इस जंग में दुनिया के बहुत से विशेषज्ञों को तीसरे विश्व युद्ध का संकेत नजर आ रहा है। ये सवाल पूरी दुनिया को बेचैन किए हुए है कि क्या इजराइल में एल्बर्ट पाइक के थर्ड वर्ल्ड वॉर प्लान को अंजाम देने की शुरुआत हो चुकी है। वो प्लान जिसका खाका 152 साल पहले बनाया गया था। अगस्त 1971, आर्कांसास, अमेरिका। अमेरिकी सेना के खिलाफ 1861 की सिविल वॉर में हिस्सा ले चुके एल्बर्ट पाइक ने इटली के क्रांतिकारी गियुसेप्पे मैत्सिनी को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी दरअसल एल्बर्ट पाइक और मैत्सिनी की कल्पना का संसार बनाने का ब्लूप्रिंट थी, जिसमें एल्बर्ट पाइक ने लिखा था, डियर मैत्सिनी, यहूदी राष्ट्रवादियों और इस्लामिक देशों के नेताओं के बीच इल्यूमिनाटी के एजेंटों के जरिए गलतफहमी पैदा करके तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़कानी चाहिए। इस युद्ध का तरीका ऐसा होना चाहिए कि यहूदी राष्ट्रवादी और इस्लामिक देश एक दूसरे का विनाश कर दें। इस बीच अन्य देश इस मुद्दे पर विभाजित होकर शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से टूट जाएंगे। फिर हम शून्यवादियों और नास्तिकों को मुक्त कर देंगे, जो एक भयानक सामाजिक विनाश पैदा करेंगे और अपने डरावने अंदाज से सभी राष्ट्रों को पूर्ण नास्तिकता,
बर्बरता और खूनी उथल पुथल का प्रभाव दिखाएंगे, तब हर जगह लोग विश्व के अल्पसंख्यक क्रांतिकारियों से खुद को बचाने के लिए बाध्य होंगे। लोगों का धर्म से मोह भंग हो जाएगा। शांति की तलाश में भटकते लोगों को जब कोई दिशा नहीं सूझेगी तो उनके सामने लूसीफर के शुद्ध सिद्धांत को सार्वजनिक किया जाएगा, जिसकी सच्ची रोशनी लोगों को प्राप्त होगी। इसका नतीजा ये होगा कि धर्म और नास्तिकता दोनों का विनाश हो जाएगा। ये भविष्यवाणी नहीं थी, प्लान था, तीसरे विश्व युद्ध का प्लान। इस पर अमेरिका, इटली या ब्रिटेन किसी देश की सरकार ने मान्यता नहीं दी। तब तक इजराइल का दुनिया के नक्शे पर कोई निशान नहीं था। एल्बर्ट पाइक ने तीसरे विश्व युद्ध की कोई समय सीमा नहीं बताई थी, लिहाजा एल्बर्ट पाइक की कथित चिट्ठी को काल्पनिक बताकर खारिज कर दिया गया और लोग इसे भूल भी गए थे। लेकिन रॉयल कैनेडियन नेवी के पूर्व कमांडर विलियम गाय कार ने साल 1955 में अपनी किताब पॉन्स इन द गेम में एक बार फिर एल्बर्ट पाइक की चिट्ठी छापने का दावा किया। कमांडर विलियम पहले और दूसरे विश्व युद्ध की जंग लड़ चुके थे। उनका दावा था कि मैथ्सिनी के नाम एल्बर्ट पाइक ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका जिक्र चिली के कार्डिनल जोस मारिया रॉड्रिक्स 1925 में अपने किताब में कर चुके थे। एल्बर्ट पाइक की चिट्ठी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है, ये दावा भी किया गया, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने एल्बर्ट पाइक की ऐसी किसी चिट्ठी का अस्तित्व होने से ही इनकार कर दिया। हालांकि इजराइल और अरब देशों के बीच तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, ये आशंका कभी दफन नहीं हुई। इक्कीस नवंबर 2006 CIA मुख्यालय लैंगली, वर्जीनिया, अमेरिका। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 50 साल पुरानी अपनी एक रिपोर्ट के कुछ अंश जारी करने का फैसला किया। ये रिपोर्ट साल 1956 में हुए दूसरे अरब इजराइल युद्ध से जुड़ी थी, जिसमें एक आर्टिकल का टाइटल था प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 3, यानी तीसरे विश्व युद्ध को रोकिए। CIA की इस डिक्लासिफाइड रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति गामल अब्दुल नासिर की विचारधारा हिटलर जैसी है, जो अरब देशों का गठबंधन बनाकर इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। अरब देशों को सोवियत संघ से हथियार और समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आशंका यही है कि अरब इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। एल्बर्ट पाइक के हवाले से तीसरे विश्व युद्ध का जो केंद्र बिंदु बताया गया था, उसी अरब इजराइल टकराव को CIA भी तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर मान चुकी थी। क्या ये इत्तेफाक था या फिलिस्तीन को अरब यहूदी टकराव का केंद्र बनाने के पीछे कोई गहरी साजिश थी? इसे समझने के लिए आपको एल्बर्ट पाइक की कहानी दिखाते हैं। 19 जून 2020, जुडिशरी स्क्वायर, वाशिंगटन DC, अमेरिका।
अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पगलाई भीड़ ने एक मूर्ति पर अपना गुस्सा उतारा। ये मूर्ति एल्बर्ट पाइक की थी, जिन्हें अमेरिका की सरकार ने लेखक, कवि और विचारक के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन एल्बर्ट पाइक की एक पहचान और थी। एल्बर्ट पाइक फ्री मैसनिक नाम के एक रहस्यमय समूह के सर्वोच्च नेता थे। सार्वजनिक तौर पर सामाजिक संगठन, लेकिन रहस्यमय परंपराओं को मानने वाले फ्री मैसनिक समूह के लोगों का असल मकसद क्या है, ये आज भी कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया में इसे सीक्रेट सोसाइटी ही माना जाता है। यहूदियों और मुस्लिमों के बीच विवाद पैदा करके तीसरे विश्व युद्ध का प्लान बनाने वाले एल्बर्ट पाइक के इसी फ्री मैसनिक सोसाइटी से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन भी जुड़े थे। I'm very much interested in the Masonic Service Association. राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन की पहल पर ही नवंबर 1947 में फिलिस्तीन का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ और इजराइल यहूदियों का देश बना। After 2,000 years, a Jewish nation once again exists, and while there is a rattle of gunfire in the whole... 14 मई 1948 को इजराइल की आजादी का ऐलान हुआ तो सिर्फ 11 मिनट में इजराइल को स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाले दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैरी एस ट्रूमन ही थे। इजराइल पर हमास के हमले से पहले तक यही माना जा रहा था कि यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। फिर तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र बिंदु अचानक अरब इजराइल को क्यों बताया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि अल्बर्ट पाइक के नाम पर अफवाह फैलाने का खेल है, तो जो कहानी हम अब दिखाने जा रहे हैं उससे दिमाग चकरा जाएगा। अल्बर्ट पाइक के तीसरे विश्व युद्ध का सिरा दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा है। क्या था दूसरे विश्व युद्ध का सीक्रेट प्लान? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड नरसंहार, द ग्रूसम जेनोसाइड। एक सितंबर 1939 वेस्टरप्लैट, पोलैंड। समय सुबह 4:45। ये दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी। पोलैंड के कब्जे वाले प्रायद्वीप डांजिंग पर कब्जा करने के लिए नाजी जर्मन फौज ने हमला बोल दिया। हिटलर पहले ही इसका ऐलान कर चुका था, क्योंकि डांजिंग की 95% आबादी जर्मन थी। इस जंग में सोवियत संघ का जर्मनी के साथ पहले ही समझौता हो चुका था कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे। 16 दिन बाद सोवियत संघ ने भी पोलैंड पर हमला कर दिया। फिर उसी सोवियत संघ ने जर्मनी से हिटलर की तानाशाही का खात्मा क्यों किया, ये कहानी आगे दिखाएंगे।
दूसरे विश्व युद्ध को यहूदियों के नरसंहार के लिए याद किया जाता है, होलोकॉस्ट, जिसमें हिटलर की नाजी सेना ने 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन सच्चाई यही है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जमीन की लड़ाई में हुई थी। यहूदियों का नरसंहार 2 साल बाद 1941 में शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के बाद ही यहूदियों के लिए अलग देश इजराइल का जन्म हुआ। क्या ये सब कुछ 78 साल पहले ही तय हो चुका था? अगस्त 1871 अरकानसास, अमेरिका में फ्री मैसन सोसाइटी के नेता एल्बर्ट पाइक की जिस चिट्ठी के हवाले से तीसरे विश्व युद्ध का दावा किया जा रहा है, उसी में दूसरे विश्व युद्ध का पूरा ब्लूप्रिंट भी है। कई लेखकों का दावा है कि इटली के क्रांतिकारी गैसेपे मैत्सिनी को लिखे पत्र में एल्बर्ट पाइक ने लिखा था, डियर मैत्सिनी, फासीवादी और यहूदी राष्ट्रवादियों के विवाद का फायदा उठाते हुए दूसरे विश्व युद्ध की आग भड़कानी चाहिए। ये युद्ध इसलिए भड़काया जाना चाहिए ताकि नाजीवाद खत्म हो जाए और राजनीतिक यहूदीवाद इतना मजबूत हो जाए कि फिलिस्तीन में इजराइल का एक संप्रभु राज्य स्थापित हो जाए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ईसाई देशों को संतुलित रखने के लिए कम्युनिज्म को भी बहुत मजबूत होना चाहिए। अंतिम सामाजिक विनाश के लिए जब तक जरूरत होगी तभी तक कम्युनिज्म को काबू में रखा जाएगा। I remember this was in 1925 that it became public in this book written by a cardinal from Santiago, Chile, Rodriguez. He says, quote, "The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism will be strong enough to institute a sovereign state of Israel and Palestine." अगर एल्बर्ट पाइक के लेटर का जिक्र साल 1925 में लिखी किताब में था, तो भी ये कैसे संभव था कि 14 साल बाद दूसरे विश्व युद्ध में वही हुआ जो एल्बर्ट पाइक के हवाले से बताया गया। दूसरे विश्व युद्ध में इटली में मुसोलिनी के फासीवाद और जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद का खात्मा हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और ईसाई बहुल पश्चिमी देशों की मदद से यहूदियों के लिए इजराइल बना और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही कम्युनिज्म का विस्तार हुआ। Why would the United States bother itself with a war in Europe if it wasn't for the power of the Jews in New York, who are sending non-Jewish boys to Europe to lose their limbs and lose their lives so that the Jews can win a war that they will benefit from and become very wealthy as a result of. अमेरिका की फ्री मैसनरी नेता एल्बर्ट पाइक और इटली के क्रांतिकारी गैसेपे मैत्सिनी की मौत पहले विश्व युद्ध से भी पहले हो गई थी। ऐसे में सवाल उठा कि एल्बर्ट पाइक के दूसरे विश्व युद्ध वाले प्लान पर अमल कैसे हो सकता था। इस बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी षड्यंत्र के सिद्धांत में भरोसा रखने वालों का ये दावा है कि एल्बर्ट पाइक के प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी फ्री मैसनरी सोसाइटी ने संभाली, जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में है। जिन एल्बर्ट पाइक को प्लान बनाकर विश्व युद्ध कराने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो कौन थे? फ्री मैसनरी और इल्यूमिनेटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी का नेटवर्क कितना बड़ा है, ये आपको आगे दिखाएंगे। अभी बात पहले विश्व युद्ध की। इतिहास में यही लिखा है कि पहला विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या के बाद शुरू हुआ था। लड़ाई ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और सर्बिया के बीच शुरू हुई थी। फिर पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मन, मिस्र के ऑटोमन साम्राज्य और रूस की जारशाही का खात्मा कैसे हो गया? क्या वो भी एल्बर्ट पाइक का प्लान था? देखिए हमारा ये एपिसोड आरंभ, एन इम्पेकेबल प्रोफेसी।
28 जून 1914, सरायेवो, बोस्निया। समय सुबह 10:45। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के युवराज आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ सरायेवो के टाउन हॉल से बाहर निकले। यहां आते समय फ्रांस फर्डिनेंड के काफिले पर बम से हमला हो चुका था, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। टाउन हॉल से वापस लौटने के लिए उनका काफिला निकला ही था कि सर्बिया मूल के एक बोस्नियाई युवक गैव्रिलो प्रिंसिप ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली फ्रांस फर्डिनेंड की गर्दन में लगी, दूसरी गोली उनकी पत्नी सोफी के पेट में। दोनों की मौत हो गई। इस मौत का बदला लेने के लिए ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। शुरू हो गया साम्राज्यों के बीच सबसे बड़ा संग्राम, पहला विश्व युद्ध। वास्तव में पहला विश्व युद्ध ग्लोबल ऑर्डर में दबदबे का टकराव ही था। बड़ा और शक्तिशाली कौन? ये लड़ाई द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और रूस की ज़ारशाही के साथ तुर्की के ऑटोमन एम्पायर के बीच था। सर्बिया के समर्थन में रूस ने मोर्चा खोला तो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जर्मन और ऑटोमन साम्राज्य ने गठबंधन कर लिया। जर्मनी से चुनौती थी, इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के साथ अलायंस बनाए। उस वक्त ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका कहीं नहीं था, लिहाजा अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध में तटस्थ रहने का फैसला किया। America will remain neutral in this conflict. And this is because people think that this will be a quick war, and he understands we have people that come from all the nations that are involved, and he does not want arguments over this European war to tear American society apart. पहले विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट था ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। एक हत्या विश्व युद्ध में बदल जाएगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन पहला विश्व युद्ध खत्म होने के लगभग 7 साल बाद एक किताब में दावा किया गया कि ये विश्व युद्ध तय था, जिसका प्लान 43 साल पहले ही बनाया जा चुका था। 1925. It is said that he wrote a letter to a man named Mazzini in which he described this dream. And in the dream he predicted 3 world wars. The First World War, he said, must be brought about, and I'm quoting from Albert Pike. The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic communism. पहले विश्व युद्ध में रॉयल कैनेडियन नेवी के अफसर रहे विलियम गॉय कार ने अपनी किताब में दावा किया कि अमेरिका के एल्बर्ट पाइक ने इटली के क्रांतिकारी गिउसेप्पे मैत्सिनी को समझाया था। डियर मैत्सिनी, पहला विश्व युद्ध ऐसा होना चाहिए कि हम इल्यूमिनाटी को
रूस से ज़ारशाही को खत्म करके उसे नास्तिक कम्युनिस्टों का किला बना दे। इल्यूमिनाटी के एजेंट्स की मदद से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच अविश्वास बढ़ाकर इस युद्ध को भड़काया जाएगा। इस युद्ध की समाप्ति के बाद साम्यवाद का निर्माण होगा, जिसकी मदद से दूसरे देशों की सरकारों को नष्ट किया जाएगा और धर्म को कमजोर किया जाएगा। हुआ भी यही। ब्रिटेन फ्रांस के बीच उलझे रूसी साम्राज्य के जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। साल 1922 आते आते रूस में ज़ारशाही खत्म हो गई और रूसी साम्राज्य की जगह यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से दुनिया की पहली कम्युनिस्ट शक्ति वजूद में आई। पहले विश्व युद्ध को एल्बर्ट पाइक का प्लान मानने वालों के पास ठोस वजह भी है। एल्बर्ट पाइक अमेरिका के रहस्यमय संगठन फ्री मैसनरी के सबसे बड़े नेता थे। मैथ्सनी का ताल्लुक इटली के कार्बनरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी से था। ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांस फर्डिनेंड पर गोली चलाने वाले गैब्रिलो प्रिंसिप का संबंध ब्लैक हैंड नाम के संगठन से था। ये संगठन भी सर्बिया में सीक्रेट सोसाइटी के तौर पर ही सक्रिय था, जिसमें सर्बिया की सेना और सरकार के बड़े बड़े लोग शामिल थे। क्या कोई सीक्रेट संगठन प्लान बनाकर विश्व युद्ध करा सकता है? ये बात आमतौर पर किसी के गले नहीं उतरती, लेकिन प्लान बनाने वाले अगर फ्री मैसनरी और इल्यूमिनेटी जैसे रहस्यमय संगठन के नेता हों तो कुछ भी हो सकता है। अमेरिका और यूरोप के बहुत से लोग मानते हैं कि सारा खेल सीक्रेट सोसाइटीज का ही है। ये सिर्फ लोगों का भ्रम है या सचमुच कोई बड़ा नेटवर्क है जो अल्बर्ट पाइक के 3 वर्ल्ड वॉर्स वाले प्लान को आगे बढ़ा रहा है। उसी पर देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, गहरी चाल, द अंडरकवर एजेंडाज। अठारह अगस्त 2017, जुडिशरी स्क्वायर, वॉशिंगटन डीसी। हाथों में पोस्टर लिए दर्जनों लोग एक मूर्ति के सामने खड़े थे। ये मूर्ति अमेरिका के फ्री मैसनरी नेता एल्बर्ट पाइक की थी। लोगों का सवाल था कि अमेरिका की राजधानी में सार्वजनिक संपत्ति पर साल 1901 से ऐसे आदमी की मूर्ति क्यों है जो अमेरिका में गुलामी प्रथा का समर्थक था। It talks about some of the things that he's done throughout his life. But what I want you to understand today is that we're here because we are asking the federal government and the DC Council to send a strong message to remove the statue of Albert Pike. एल्बर्ट पाइक पर ऐसे सवालों की शुरुआत अमेरिकी संसद में कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट की डेलीगेट एलिनोर होम्स नॉर्टन ने की थी। वो भी यही जानना चाहती थी कि एल्बर्ट पाइक का महिमा मंडन क्यों। Pike isn't just any old Confederate general who does not need to be memorialized. Pike is a disgraced general. अमेरिका की सरकार ने इसका कोई जवाब कभी नहीं दिया। लिहाजा ये आशंका बढ़ती गई कि क्या अमेरिका की सरकार फ्री मैसनरी समूह के दबाव में है। सवाल बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि 1901 में जब एल्बर्ट पाइक की मूर्ति लगाई गई तब अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट भी फ्री मैसनरी संगठन से ही जुड़े थे। अमेरिका में फ्री मैसनरी समूह के लोग छिपकर कभी नहीं रहे, लेकिन फ्री मैसनरी ने कभी खुलकर ये नहीं बताया कि उनके संगठन का मकसद क्या है। इसी बीच एल्बर्ट पाइक और इटली के वामपंथी क्रांतिकारी गिउसेप्पे मैत्सिनी के संबंधों की चर्चा शुरू हुई तो विश्वव्यापी गहरी चाल की कहानियां लिखी जाने लगी।
इटली में मैत्सिनी की पहचान आज भी एक ऐसे क्रांतिकारी नेता की है जिसने अलग अलग राजघरानों में बटे इटली का एकीकरण करने के लिए आंदोलन चलाया। इटली के एकीकरण के आंदोलन के लिए मैत्सिनी ने यंग इटली नाम की पार्टी बनाई जो अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन चला रही थी। साथ ही मैत्सिनी का संबंध कार्बनरी नाम के समूह से था जिसे इटली में सीक्रेट सोसाइटी कहा जाता है। साल 1860 में इटली का एकीकरण हुआ और उसी के बाद ये दावा किया जाने लगा कि मैत्सिनी का संबंध फ्री मैसनरी सोसाइटी से भी है और जर्मनी में सक्रिय इल्यूमिनाटी से भी। साल 2010 में अमेरिका के पत्रकार और लेखक जिम मार्स ने इल्यूमिनाटी द सीक्रेट सोसाइटी दैट हाईजैक्ड द वर्ल्ड नाम की किताब लिखी जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका के एल्बर्ट पाइक को इटली के मैत्सिनी ने इल्यूमिनाटी में शामिल किया ताकि इल्यूमिनाटी और फ्री मैसनरी के साझा नेटवर्क के जरिए एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए जिसमें धर्म और ईश्वर की कोई जगह ना हो। फ्री मैसनरी की शुरुआत मिस्र से हुई जिसे आज दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट सोसाइटी कहा जाता है। अमेरिका समेत लगभग पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क है। अंदाजन लगभग 60 लाख लोग इस संगठन से जुड़े हैं। फ्री मैसनरी के ऑफिस खुले हुए हैं जिसका पता सबको मालूम है। फिर यह सीक्रेट सोसाइटी कैसे हो सकती है? सामने रहकर भी रहस्यों से भरी इसी संस्था का माया जाल देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड गुप्त शेडोज ऑफ सीक्रेसी। 19 मार्च 1943 विशी सेंट्रल फ्रांस। हिटलर के कब्जे वाले फ्रांस में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका टाइटल था फोर्सेस ऑकल्ट्स यानी गुप्त ताकतें। यह फिल्म फ्री मैसनरी सीक्रेट सोसाइटी पर आधारित थी जिसमें दावा किया गया था कि फ्री मैसनरी सोसाइटी के लोग अमेरिका, ब्रिटेन और यहूदियों के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं ताकि फ्रांस भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। इस फिल्म को हिटलर का प्रोपेगेंडा माना गया, जबकि फिल्म के डायरेक्टर जियां मामी का दावा था कि वो साल 1931 से 1939 तक फ्री मैसनरी से जुड़े रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह जानते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी कितनी खतरनाक है। फ्री मैसनरी मिस्र से शुरू हुए इस रहस्यमय संगठन को दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट सोसाइटी नेटवर्क माना जाता है, जिसकी शाखाएं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अफ्रीका सब जगह है। ये सोसाइटी अंडरग्राउंड नहीं है, हर देश में फ्री मैसनरी लॉज है जहां संगठन के लोग अजीबोगरीब कर्मकांड और परंपराओं का पालन करते हैं। हालांकि ये कोई धार्मिक समूह नहीं है। फ्री मैसनरी किसी बाहरी आदमी को नहीं बताते कि उनका इरादा क्या है। वो चैरिटी यानी समाज सेवा में जुड़े होने का दावा करते हैं। फ्री मैसनरी के नेटवर्क में अलग अलग ओहदे होते हैं जिन्हें डिग्री कहा जाता है। स्कॉटिश राइट नाम के फ्री मैसनरी में सबसे ऊंचा ओहदा होता है 33 डिग्री मैसनरी। One of the more fabled degrees you may hear about is the 33rd degree, a degree only offered sparingly by the appendant Masonic organization known as the Ancient Accepted Scottish Rite. दावा किया जाता है कि फ्री मैसनरी कोड वर्ड में बात करते हैं और हाथ मिलाने का उनका अलग स्टाइल है ताकि एक फ्री मैसनरी दूसरे से हाथ मिलाते ही पहचान ले। फ्री मैसनरी संगठन का राज कभी नहीं उजागर करते। कुछ लोगों का दावा है कि फ्री मैसनरी का पूरा नेटवर्क और काम करने का तरीका इटली के माफिया जैसा है। We have to keep in mind that the Freemasonry and the Mafia have many things in common. Both organizations, for example, share values of humility. They share the respect for rules, the respect for the hierarchy. Like the Freemasonry, the Mafia has initiation rituals and rules of behavior rooted in secrecy.